गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आरोह पुस्तक हिंदी का जो भाग है उसमें छठा लेसन छठा पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी जो लेखिका है उसके जीवन परिचय जानना बहुत जरूरी है। जो हम पटकथा पढ़ने जा रहे हैं रजनी, उनकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनका नाम है मनु भंडारी और इनका बचपन का मूल नाम था महेंद्र कुमारी। इनका जन्म सन 1931 में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान था वो भानपुरा गांव, जो आज राजस्थान में है। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उपाधि ली। कार्य किए इन्होंने दिल्ली तथा कोलकाता के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत रही हैं। ये नई कहानी आंदोलन की सशक्त कथा लेखिका भी रही हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो इन्होंने अपनी कृतियां दी हैं, रचनाएं दी हैं, उनके लिए इनको सम्मानित भी किया गया। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान से नवाजा गया। भारतीय भाषा अकादमी और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता बिहार सरकार द्वारा, संस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, जो इनकी गौरवशालीन गाथाएं हैं। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इन्होंने अपनी कृतियां लिखी हैं, उसमें 3 भाग हैं: कहानी संग्रह, उपन्यास और पटकथाएं। कहानी संग्रह में इन्होंने आंखों देखा सच, त्रिशंकु, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके जो उपन्यास हैं, महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र जी के साथ मिलकर लिखा था। इनकी जो पटकथाएं हैं, पटकथाएं मतलब पर्दे पर दिखाई जाने वाले, निर्मला, दर्पण, स्वामी, रजनी। इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज, वह बौद्ध गम्य है। संवाद नाटक के अंदर, पटकथा के अंदर जो इन्होंने संवाद दिए हैं वो भावानुकूल है, यानी कि भावों से भरे हुए हैं। यहाँ पर जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके वो इनकी पटकथा जो है वो रजनी है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ मनु भंडारी जी द्वारा लिखित जो रजनी हम पढ़ेंगे, एक पटकथा है। पटकथा यानी पट या स्क्रीन पे के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट यानी कि फिल्म या स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे में फिल्माई जाने वाली पटकथा होती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्में अब बन जाती हैं, उनका रूप ले लेती हैं, लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती हैं। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन को और लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं।
प्रस्तुत पाठ में जो हमारा रजनी है वो एक धारावाहिक है जिसे हम इस कड़ी में जोड़ते हैं। रजनी जो पटकथा है पिछली सदी की 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग बुनियाद जैसे अपन दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में वह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से तो जूझती। तो अब ये जो आपको मैंने मनु भंडारी जी का जीवन परिचय कराया और इस पाठ के जो ये पाठ जिस पर आधारित है वो पटकथा है रजनी। आइए अब हम रजनी के बारे में जानते हैं। जो रजनी पटकथा है, सामान्य सा एक कमरा है। उस कमरे में सजा हुआ है और अमित नाम का जो लड़का है वो इस पटकथा का विशेष पात्र है। लीला बहन अमित की मम्मी है। वो घर के किसी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। घर में आज खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। इतने में अमित की मम्मी जो किचन में काम कर रही हैं और बड़ी खुश हैं, तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक रजनी जो एक लेखिका हैं और कहानियाँ लिखती हैं वो अंदर आ जाती हैं। घर का माहौल देख करके वो पूछती हैं कि अरे आज क्या बात हो गई है, आज तो घर में बहुत खुशी का माहौल है। तो इतना सुनकर अमित की मम्मी खुश होकर उसको बताती है कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। वो कहती है ये तो और भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं तो मिठाई खाऊंगी। ऐसे वो दोनों आपस में वार्तालाप करती हैं। अमित की मम्मी उनको ड्राइंग रूम में बिठा देती है और उनको बोलती है कि चलो अभी अमित आने वाला ही है। थोड़ी देर के बाद ही अमित आ जाता है। कब बेल बजती है, अमित अंदर प्रवेश करता है। अपनी जो डीएमसी है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो अपनी मम्मी के सामने फेंक देता है और मुंह फुलाए नीचे लटकाए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। लीला बहन और रजनी दोनों अमित के चेहरे को देखते हुए परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अमित की मम्मी चुपचाप अपने काम में लग जाती है और कहती है आ गए। तो उसका मुंह देखकर वह भांप जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने में रजनी अमित को बुलाती है और अपने पास बिठाती है। तो पूछती है अरे आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम्हारा सर्टिफिकेट मैंने देखा है। कहते क्या ये सर्टिफिकेट क्या आया है? इसमें मेरे मैथ में 72 अंक है। रजनी डीएमसी को देखती है तो वास्तव में ही मैथ में 72 अंक है। तो उसने कहा है कि सभी विषय में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, तो मैथ में नंबर कम क्यों हैं? तो अमित कहता है कि मेरे मैथ के जो अध्यापक हैं उन्होंने कहा था कि आप ट्यूशन रख लो। मैंने मम्मी को आकर के भी बोला कि ट्यूशन रख लो, लेकिन मम्मी ने मेरी ट्यूशन नहीं रखी। रजनी अमित की मम्मी को कहती है क्यों लीला बहन, जब अमित ने आपको ट्यूशन के लिए बोला था तब आपने ट्यूशन क्यों नहीं रखी? अमित की मम्मी कहती है देखो बहन, इतनी तो घर की आमदनी नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं। फिर इसकी इंग्लिश की ट्यूशन लगाई हुई है, साइंस की भी लगी हुई है। एक साथ में 3 ट्यूशन लगाना असंभव था। इतनी बात सुनते ही अमित बोलता है तो फिर ये लो ना, ये लो, ये उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा है। तो अमित की मम्मी चुप रहती है और रजनी इस बात को सुनकर आराम से उसको अपने पास बिठाती है और पूछती है कि अमित बेटा, क्या आपको कहीं गलतफहमी तो नहीं हुई? आपने कहीं कुछ जो क्वेश्चन थे वो छोड़ तो नहीं दिए थे, या फिर आपने गलत किए होंगे? एक बार सोचो, ध्यान से सोचो कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा हल किया था।
अमित कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, मैंने पूरा पेपर हल किया था और मेरा जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं घर लेके आया और पापा के सामने भी मैंने पूरा हल किया। तो फिर कहने लगी कि तो यहाँ 72 कम कैसे आए? कहते ये मेरे टीचर का काम है, क्योंकि मैंने उनके कहने से ट्यूशन नहीं रखी। इतनी बात सुन करके रजनी आग बबूला हो जाती है और अमित को कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी कॉपियाँ देखती हूँ। दोनों माँ बेटा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं रजनी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, हो सकता है अगले जो एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर वो इससे जिद दुश्मनी बांध लेंगे और इससे ज़्यादा इसका गंदा रिजल्ट देने लगे। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी गलत काम को देखकर हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इतने में रजनी अमित को लेकर के स्कूल पहुंच जाती है और वहां जाकर हेडमास्टर के पास अपनी बात को रखती है। जब हेडमास्टर के पास पहुंचती है, अमित उसे बताता है कि ये प्रिंसिपल का जो है मुख्य दफ्तर है। मुख्य अध्यापक पेपर दिखाने के लिए स्कूल के नियम के विरुद्ध बताता है। जैसे वो वहाँ जाती है तो चपरासी को कहकर अंदर चली जाती है। वहाँ पर कहती है कि मुझे अमित की फाइनल ईयर की कॉपी चाहिए और मैं अमित की आंटी हूँ और रिसर्चर भी हूँ। तो इतना कहकर के वो स्कूल अध्यापक जो हैं मना कर देती है कि फाइनल एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ हैं हम वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। तो उसने कहा कि अच्छा वाह, ये कानूनन अपराध है, जरा मैं भी तो आपके कानून, आपके नियम, आपके कायदे देखूं, जिनका पालन आप स्वयं न करके सभी कुछ अपने टीचर पर थोप रखे हैं, या फिर बच्चों को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। मुख्याध्यापक ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? उसने कहा, मेरे कहने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है। एक होनहार बच्चा आपके क्लास में 100% परिणाम लेकर के आता है, अध्यापक के बार बार ट्यूशन लगाने के लिए उसको उकसाकर परेशान कर दिया जाता है। किसी कारणवश जो बच्चा है वो ट्यूशन नहीं रख सकता, तो उसका इतना बड़ा दंड बच्चे को भुगतना पड़ता है कि उसके मैथ में 95 मार्क्स आने थे, यानी 95 मार्क्स आने थे और उसमें उसके 72 अंक आते हैं। उसने कह दी, ये आप क्या कह रही हैं? कहते मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कहते आप सबसे पहली औरत हैं जो किसी बच्चे की शिकायत लेकर के आई हैं और मुझे लगता है अंतिम भी आप ही हैं। उसने कहा, ठीक है, एक तो आप गलती कर रहे हैं और ऊपर से मुझे ही डांट दे रहे हैं। वाह, ये तो वही बात हुई ना कि चोरी और सीना जोरी। मुझे पता है एक अमित होनहार बच्चा है। अमित के मैथ में पूरे अंक आने चाहिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर मैथ का अमित ने अपने पापा के सामने घर जाकर के भी हल किया। तो आपके स्कूल के अंदर जो ये धंधा चल रहा है, आप इसके ऊपर कितना एक्शन लेते हैं? क्या आपके टीचर किसी बच्चे को इतना दबाव बनाते हैं कि ट्यूशन रख लीजिए? ये ट्यूशन बनाने का धंधा आपने करवा रखा है। आपकी नाक के नीचे इतना जो ब्लैक धंधा, काला धंधा हो रहा है, आपने उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? इतनी बात सुनकर के जो मुख्य अध्यापक हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और उसको कॉपियां न दिखाने का बहाना करके बात को टाल देते हैं। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। चपरासी के रोकने पर भी वह जबरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है। यह सुनकर डायरेक्टर जो हैं वो भी तिल मिला जाते हैं और रजनी से कहते हैं कि कम से कम आपको परमिशन लेकर अंदर आना चाहिए था। कहने लगा, ठीक है, क्या बात बोलते हो सर? आपके चपरासी की पॉकेट में मेरी एक स्लिप पड़ी है जो मैंने परमिशन मांगी थी और परमिशन स्लिप उनके पास है। 2 घंटे से मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आप मुझे बुलाएं, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। मैं कब तक आपका इंतजार करती रहूं और कब वो चपरासी आपको मेरी स्लिप ला करके देगा,
तब आप मुझे परमिशन दे करके बुलाएंगे। आम जनता को इतना परेशान करना कि वो परमिशन दे करके अंदर आएगा, वाह, ये है अंधा कानून। इतनी बात सुनकर डायरेक्ट उसको बैठने का इशारा करते हैं तो वो बैठ जाती है। और कहिए क्या काम है? वो कहती है कि स्कूलों में जो काम हो रहा है, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंध के विषय में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ। निदेशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार 90% सहायता देती है। वह निदेशक को कहती है, यदि कोई अध्यापक गलत ढंग से बच्चों को ट्यूशन के लिए उकसाता है तो उसके लिए आपने क्या कानून बनाया है? उसने कहा, मतलब? कहती, मेरा मतलब साफ है, प्राइवेट स्कूलों को सरकार 90% की सहायता देती है और स्कूल अध्यापकों को पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते, तो वहाँ पर जो अध्यापक हैं वो होनहार बच्चों को भी ट्यूशन के लिए उकसाते हैं कि ट्यूशन रखिए। यदि किसी कारणवश बच्चा ट्यूशन नहीं रख सकता तो उसको कम अंक देकर उसका मजाक बनाते हैं और उसका दंड बच्चों को भुगतना पड़ता है। डायरेक्टर साहब ने भी ऐसा ही कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा, वह निदेशक को भी यही सारी बात बताकर बच्चों के साथ हो रहे गलत व्यवहार के कारण उनका ध्यान उधर आकर्षित करती है। तो रजनी निदेशक की बातों पर ध्यान नहीं देता और उनकी बात को यह कह करके टाल देता है कि मैडम, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं, इतना समय नहीं है कि मैं आपको दूं। डायरेक्टर साहब भी कहने लगे कि मेरे कार्यकाल में आज पहली बार आप आई हैं, मुझे लगता है कि शायद आप पहली महिला हैं जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। हाफ ईयरली कॉपियां स्कूल दिखा सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयरली कॉपियां जो हैं एग्जाम की, वो नहीं दिखा सकते। ये कानूनन अपराध है। रजनी कहती है, क्या ये कानून सब आपके लिए ही बने हैं? जो गरीब बच्चों का शोषण हो रहा है उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डायरेक्टर साहब फिर उसको बोलते हैं कि मैम, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है। यह कहकर के रजनी की बात को अनसुना करके टाल देते हैं। रजनी वहां से फिर चल पड़ती है। बाहर आकर के कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, यानी कि सरकारी नौकर होते हैं या फिर पास पड़ोसी होते हैं, कुछ निम्न तबके के होते हैं तो कुछ हो। इतनी बात सुनकर के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जिस जगह पर रजनी ने एक मीटिंग बुलाई है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सभी के सामने रजनी कहती है कि साथियों, आप मुझे ये बताइए, आपके होनहार बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, यदि उनके साथ में स्कूल या स्कूल का कोई अध्यापक गलत व्यवहार करता है या उन्हें उकसाता है ट्यूशन रखने के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आवाज आती है कि यह अन्याय है, यह गलत है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। रजनी को वहां से और भी ज्यादा बल मिल जाता है। पूरी सभा में मीटिंग की में लोगों की राय जानने के बाद रजनी जो होती है वो संपादक महोदय के पास पहुंचती हैं। अखबार के दफ्तर में जाकर संवाददाता से मिलती हैं। रजनी अखबार के माध्यम से लोगों तक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाना चाहती हैं। खबर पढ़कर अध्यापक व अन्य कई लोग मीटिंग स्थल पर जब पहुंचे थे वो रजनी की बात का समर्थन करते हैं। अध्यापक ट्यूशन लेने का कारण कम वेतन। कुछ वहाँ पर अध्यापक होते हैं तो वो कम वेतन बताते हैं कि हमारा ट्यूशन करना एक मजबूरी हो जाती है, हमें इतना कम वेतन दिया जाता है कि हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते और हमारे जो हस्ताक्षर होते हैं वो अधिक वेतन पर होते हैं और हमें तनख्वाह कम दी जाती है, इसलिए मजबूरी में हमें ट्यूशन करना पड़ता है। अगले दिन रजनी ये बात सुनकर के वो जो संपादक होते हैं उनको अपनी समस्या के बारे में बता आती हैं और घर पर चली आती हैं।
अगला दिन जब होता है सुबह, तो रजनी के पति ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अखबार जैसे ही उन्होंने उठाया तो रजनी की तस्वीर के साथ नीचे लिखा हुआ था कि समाचार का यह था कि जो रजनी प्रस्ताव लेकर के गई थी उसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने स्वीकृति दे दी। और उन्होंने कहा है, अचानक अपने स्कूल के छात्र जो अध्यापक हैं वहाँ पर, वो अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। साथ में नीचे लाइन भी लिखी थी कि ये सब जो स्कूलों को भी एक संदेश भेज दिया गया है कि वो भी अपने अध्यापक को कम वेतन नहीं देंगे, कम वेतन नहीं देंगे और न ही ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाएंगे। ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाना भी कानूनन अपराध है। तो इस यहाँ पर आकर के रजनी ने जो मिशन चलाया था वह उसमें सफल हुई है, क्योंकि रजनी अन्याय के विरुद्ध डटकर मुकाबला कर रही थी। बच्चों, इसी प्रकार आपसे भी यही उम्मीद है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि हमें ट्यूशन रखनी है। ट्यूशन रखना कोई ज़रूरी नहीं है, न ही किसी समस्या का समाधान है। तो आपको जो भी सिलेबस के अंदर करवाया जाता है आप उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। आपके पास पठन सामग्री इतनी होती है कि आप किसी भी समस्या का समाधान आप अपनी नोट्स बुक्स में से निकाल सकते हैं। एक एक पॉइंट आप याद करें। इस वक्त आप बिल्कुल फ्री माइंड हैं, घर में बैठे हैं, अपनी पुस्तकों का विमोचन कीजिए, वो पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद आप प्रत्येक समस्या जो है उसका समाधान निकालिए। यदि फिर भी आप उसमें असमर्थ हैं तो आप अपने किसी अध्यापक से मिलकर, या आपके घर में भी आपके भाई बहन मम्मी पापा हैं, आप उनसे मिलकर के अपनी समस्या को वहाँ पर हल करें। और जो भी आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है उन एक एक बात को नोट करके याद करें। अपनी ये जो आपका मनु भंडारी जी का परिचय है इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। साथ में मैंने जो अभी कहानी का सार आपको बताया है उस कहानी के सार को भी अच्छी तरह से याद करेंगे और राइटिंग आपकी भी बहुत साफ हो। और मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो आज मैंने आपको पटकथा, रजनी पटकथा जो मैंने पढ़ाई है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसको अपनी पुस्तक में लिखते हुए आप आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।